हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री चैप्टर के जेई एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे जेई मेंस के न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर और कुछ जेई एडवांस के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने जेई मेंस के सिंगल करेक्ट आंसर सोल्व किए थे, आपको बहुत पसंद भी आए थे। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू कि आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियोस जाकर के देख लो टू गेट दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और यहाँ पर जेई मेंस के जब हम जेई एडवांस के जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें हम एप्लीकेशन पार्ट को, कि उन कॉन्सेप्ट को कैसे हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में, उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर बोला गया है द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन एल, और लाइन की इक्वेशन क्या है? एक तो यहां से यहां तक है, कोमा यहां से यहां तक है। ये बेसिकली दो प्लेन्स की ही इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों प्लेन से जो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है, वो लाइन की यहां पर बात करी जा रही है कि जो प्लेन है वो उस लाइन से पास कर रहा है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है जो इन दोनों प्लेन्स की। एंड दैट प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन 3x + 2y + 6z इक्वल्स टू, है ना, इज 3x - 8y + 7z इक्वल्स टू 4। तो उस प्लेन की इक्वेशन गिवन है हमें, क्लियर है। इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन L एंड द y एक्सिस, देन 415 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें थीटा चाहिए ये बताने के लिए, और थीटा क्या है? एंगल किसके बीच में? y एक्सिस के बीच में और उस लाइन के बीच में एक्यूट एंगल है, ठीक है। और वो लाइन की इक्वेशन क्या है? वो इन दोनों प्लेन से मिलने वाली है हमें, ठीक है। तो जब भी हम एंगल फाइंड आउट करते हैं तो हमें पूरी लाइन की इक्वेशन की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसके डायरेक्शन वेक्टर से ही काम चला लेंगे, ठीक है। तो जो ये लाइन L है ये हमें कैसे मिलेगी? देखो, कुछ ऐसे दो प्लेन्स होंगे, है ना, तो वहां से जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वही हमें चाहिए, उसका इनफैक्ट डायरेक्शन वेक्टर ही मिल जाए तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो प्लेन है इनको मैं बोल देता हूं, सपोज ये है प्लेन 2 और ये है प्लेन 3, ठीक है। लेकिन क्यों फिर लाइन की इक्वेशन दी हुई है? तो उन्होंने बताया नहीं अलग से कि इस प्लेन और इस प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन, हालांकि क्वेश्चन में बताता है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट सेशन में किए थे, बट यहाँ पर आपको अंडरस्टूड कर लेना है, समझ लेना है कि इन दोनों प्लेन से ही वो लाइन पास कर रही होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, उसी का हमें डायरेक्शन वेक्टर की जरूरत है। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर जो डायरेक्शन वेक्टर है इस लाइन L का, उसको मैं बोल देता हूं सपोज D1, डी वेक्टर। तो ये जो डी वेक्टर है ये कैसे मिलेगा हमें? ये मिलने वाला है इस प्लेन P2 के नॉर्मल वेक्टर से और प्लेन 3 के नॉर्मल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी, लास्ट सेशन में भी हमने ये सब डिस्कस किया था, इस तरह का क्वेश्चन। तो डी वेक्टर मिल जाएगा हमें नॉर्मल, है ना, N2 और N3 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो N2 और N3 वेक्टर क्या होंगे, कहां से मिलेगा? जो प्लेन 2 है उसके XYZ के कोफिशिएंट्स, और N3 वेक्टर प्लेन 3 के XYZ के कोफिशिएंट से मिल जाएगा। तो N2 वेक्टर पहले लिखेंगे, क्रॉस लेना है तो IJK लगा लो, ठीक है। जरूरी नहीं है, पहले आप N3 वेक्टर भी लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर जो P2 वेक्टर, P2 प्लेन से मिल रहा है हमें N2 वेक्टर, इसको लिख लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा L, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -1 और z का कोफिशिएंट है 3, 1 - L, ठीक है। सिमिलरली P3 प्लेन से क्या मिलेगा? 1, 2 और -1। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स थोड़े आसान थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस लाइन का हमें डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, क्लियर हो रही है बात? तभी हम उसके बीच में और y एक्सिस के बीच में हम एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे।
तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा इस लाइन का, देखो सिंपली इसको एक्सपेंड करना है, तो आई कैप के साथ क्या बनेगा, -1 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 6 टाइम्स, है ना, 2 इंटू 3 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एल, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6, है ना, 1 माइनस एल। क्लियर हो रही है बात। माइनस जे कैप, तो इसके साथ क्या बनेगा, माइनस एल माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एल, ठीक है। और के कैप के साथ क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली 2l प्लस 1। क्लियर हो रही है बात। तो यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वेक्टर हमें मिल पा रहा है क्या, यहां से देखो 1 माइनस, ये आ जाएगा -6 और प्लस 6l रहेगा, ठीक है, तो प्लस 6l और ये 1 है और -6 तो -5 आ जाएगा, ऑलराइट। और माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा, देखो यहाँ पर -l है और एक -3 इंटू -l है, ठीक है, तो ये हो जाएगा +3l -l तो +2l और बाहर माइनस है, ठीक है, तो प्लस जे कैप के साथ ये बन जाएगा हमारा -2l, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, -3 है, बाहर प्लस है ना, बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा +3, तो ये 3 - 2l और के कैप के साथ आ जाएगा हमारा 2l प्लस 1। तो ये आ गया हमारा उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर जिसका एंगल हमें y एक्सिस के साथ थीटा गिवन है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या कि जो थीटा है वो तो हमें एक डेफिनेट वैल्यू चाहिए, है ना, कोस थीटा या कोस स्क्वायर थीटा समथिंग, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन वेक्टर है वो l के फॉर्म में है, हर जगह l यूज हो रहा है, तो l एक अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस l को भी हमें कुछ फाइंड आउट करना होगा किसी हेल्प से, तो हमने और भी बहुत सारी चीज़ें अभी तक यूज़ नहीं की है। तो l की खास बात क्या है, बोला गया है कि जो लाइन है ना, इसके थ्रू वो प्लेन पास हो रहा है, कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि इस प्लेन से ये लाइन पास हो रही है, ठीक है, ये भी तो बोल सकते हैं। तो वो प्लेन में बनाने की कोशिश करता हूं अलग इमेज में, तो आपको डिफरेंट इमेजेस बनानी होगी। तो ये प्लेन सपोज P1 = 0 है, ठीक है, जिसके थ्रू ये डी लाइन मीन्स एल लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो इसके थ्रू एक एल लाइन हमारी पास हो रही है सपोज कुछ यहां से, है ना, जिसका हमें डायरेक्शन वेक्टर पता चल चुका है, डी वेक्टर। तो ये जो एल लाइन है ये प्लेन के ऊपर है, और जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है P1 = 0, उससे हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं किसी भी प्लेन का, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके नॉर्मल जो हमें वेक्टर मिलने वाला है वो हमें इस प्लेन से ही मिल जाएगा, है ना। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर लिखा, इनफैक्ट n1 वेक्टर में इसको लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसको मैं लिख सकता हूँ n1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू दिस, इस प्लेन की इक्वेशन से आएगा 3i - 8j + 7k, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल वेक्टर। तो ये नॉर्मल वेक्टर प्लेन का आ गया, और ये जो लाइन है ये प्लेन के अंदर ही है, तो दैट मीन्स ये इस लाइन के भी नॉर्मल होगा, है कि नहीं। अब भाई ये प्लेन के नॉर्मल है और लाइन प्लेन में है, तो प्लेन के भी है ना, लाइन के भी नॉर्मल होगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं n1.d वेक्टर इक्वल्स टू 0, क्योंकि जहां पर भी हम नॉर्मल की या परपेंडिकुलर की बात करते हैं दो वेक्टर्स की, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं 0 के इक्वल, ठीक है। तो n1 वेक्टर डॉट d वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो i कंपोनेंट्स का i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6l - 5 इंटू 3 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 3 6l - 5, और क्या है यहां पर 3 - 2l का होगा -8 के साथ मल्टीप्लाई, -8 3 - 2l, ठीक है। सिमिलरली 2l + 1 7 + 7 2l + 1, तो ये आ गया डॉट प्रोडक्ट और ये होना चाहिए 0 के इक्वल, ठीक है। तो देखो यहां से क्या बनेगा 18l, और यहां से बनेगा है ना -8 है -2l है तो +16l, और यहां पर बन जाएगा 14l, ठीक है।
और ये क्या बन जाएगा, -15 -24 +7, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 48 L, और यहाँ पर आ जाएगा देखो -15 +7 -8 और -24, तो यह आ जाएगा -32 इक्वल्स टू 0। तो L क्या आ जाएगा, 32/48, ठीक है। तो इसको 16 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 2/3। तो L हमारे पास आ गया है, दैट मीन्स हमारे पास D वेक्टर आ गया है जिसकी हमें जरूरत थी। इसी के लिए तो हमने ये डॉट प्रोडक्ट किया है ताकि हमें L की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। तो इस L के लिए है ना, L में हम L की जगह 2/3 पुट कर देते हैं, तो आगे ही कर लेते हैं D वेक्टर, ठीक है। तो D वेक्टर के कंपोनेंट्स यही तो लिखे हुए हैं अंदर जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था। तो 2/3 इसमें पुट कर दो, 6L में है ना 2/3 पुट करेंगे तो 4 और -5 तो -i। सिमिलरली यहाँ पर 3 × 2/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, सॉरी L में लिखना है ना, तो यह आ जाएगा 3 -2 × 2/3 तो यह आ जाएगा 4/3 j, ठीक है, प्लस 2L + 1 तो 2 × 2/3 तो 4/3 + 1 और ये आ जाएगा k, ठीक है। तो D वेक्टर हमारे पास बन जाएगा -i, यहां से देखो कितना बन रहा है 9 - 4 तो +5/3 j, और यहां से बन जाएगा +7/3 k, ठीक है। ये आ गया हमारे पास D वेक्टर। अब हमारे पास D वेक्टर आ गया है, बस अब तो आसान है ना। अब क्या करना है फाइनली, इसी D वेक्टर का है ना, ये जो लाइन L है इसी का तो वो D वेक्टर आया है इतने तामझाम करके, ठीक है। अब इस लाइन का हमें एंगल फाइंड आउट करना है किसके साथ, y एक्सिस के साथ। तो इसको भी थोड़ा सा फिगर के थ्रू एनालाइज करते हैं। आप बोलोगे कि सर इतनी सारी फिगर्स एक ही क्वेश्चन में, तो यस फिगर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से वो दिखेगा, विजुअलाइज हो गए। तो ये जो लाइन L है ना, y एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, सपोज कुछ ऐसे है ये लाइन L, ठीक है। तो y एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बना रही होगी, ठीक है। और एक्यूट एंगल की बात करी गई है, तो यहाँ पर हम एक्यूट एंगल है ना 90 डिग्री से छोटे वाला एंगल ही कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइन L है इसका डायरेक्शन वेक्टर तो हमें पता है D वेक्टर, जो हमने इतने मशक्कत के बाद निकाला है। और जो ये y एक्सिस है इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, ये तो है ना y एक्सिस की तरफ ही जा रहा है, मीन्स j इसका डायरेक्शन वेक्टर लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल अब फाइंड आउट करना है, ये तो बहुत ही आसान है, बच्चों वाला काम है ना। cos थीटा विल बी इक्वल टू j है ना, सॉरी D वेक्टर इंटू j कैप डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, D वेक्टर का मैग्नीट्यूड और j कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है। समझ में आ रही है बात। x एक्सिस के साथ बोला क्या होता है एंगल थीटा है, तो हम क्या लेते हैं, x एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर सिंपल i कैप ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो cos थीटा क्या बन जाने वाला है, D वेक्टर का j कंपोनेंट के साथ है ना, j कैप के साथ डॉट लेना है, और कोई कंपोनेंट्स तो है नहीं, मींस j है ना, j कैप वाला ही कंपोनेंट सर्वाइव करेगा 5/3। मोड लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। D वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो यहाँ पर D वेक्टर लिखा हुआ है, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 5/3 का स्क्वायर 25/9 प्लस 7/3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 49 कितना 9। और जो j कैप है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, ठीक है, इंटू 1 लिख देता हूं मैं अलग से। ऑल राइट, तो यहां पर आप इसको सोल्व करोगे तो देखोगे कि जो 3 है इसको तो नीचे ले आते हैं, और रूट के अंदर क्या बनेगा, देखो 9/9 इसको लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 9 34 और 34 प्लस 49 करोगे तो ये आ जाएगा 3 83। तो 83 डिवाइड बाय है ना 9, रूट के अंदर ही है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5 3/3 है ना रूट 83। तो 3 से 3 कैंसिल, तो 5/√83,
ये क्या आ गया हमारे पास, कोस थीटा। क्या हमसे कोस थीटा पूछा गया था? नहीं, हमसे क्या पूछा गया था? 415 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम अलग से सोल्व कर लेते हैं। 415 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा हमें पता है, कोस थीटा आ गया है 5/√83। ठीक है, तो यहां से हम 415 5/√83 और इसका स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा ये हमने लिख दिया। अब देखो 415 इंटू 25/83 आ जाएगा। 83 से ये जाएगा कुछ, है ना, कितना, आई थिंक 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 125। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसकी वैल्यू हमें रिपोर्ट करनी होगी 125। ठीक है, तो काफी लेंथी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट जो प्रोसेस है, आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, हर एक प्रोसेस को हमने अलग अलग कंपोनेंट बिट बाय बिट में सीखा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियोस में, है ना। तो ये लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हमने लिखना सीखा है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमें दिख गया कि भाई ये नॉर्मल वेक्टर है ना, और ये लाइन इस प्लेन से पास कर रही है, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम 0 लिख लेंगे। वहां से हमें एल की वैल्यू मिल गई। अब एल से हमें वो डायरेक्शन वेक्टर मिल गया। अब इसके बाद ये एंगल की तरफ आ गए। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमने लिख लिया। वहां से हमें कोस थीटा मिल गया, और कोस थीटा से हमने 415 कोस स्क्वायर थीटा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो जो स्टेप्स है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट वो थोड़े से लेंथी है, और है ना, थोड़ा आप इमेज में कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसीलिए प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से हम उसको विजुअलाइज करके बना सके, है ना, उस क्वेश्चंस को इमेज के थ्रू प्लॉट कर सके, ताकि आपको दिखना, है ना, क्लियरली दिख जाए सारे के सारे चीजें, और आप क्वेश्चन सोल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, लेट अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज दिस, है ना। सपोज वो जो लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये है a -4a और -7, उसको हम L1 बोल सकते हैं, है ना। बोला गया है वो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज। एक तो ये लाइन है, सपोज दिस लाइन इज L2, तो जो L1 है वो L2 के भी परपेंडिकुलर है, एंड ये जो डायरेक्शन रेशियोज है, सपोज ये L3 लाइन के हैं, तो वो L3 के भी परपेंडिकुलर है। कौन सी? L1 L2 के भी और L3 के भी परपेंडिकुलर है। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड द प्लेन, इस प्लेन का इंटरसेक्शन इज अल्फा बीटा गामा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? तो इस लाइन और इस प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ठीक है, वो जो भी पॉइंट होगा उसके कुछ कंपोनेंट्स होगा, अल्फा बीटा गामा, है ना, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स, तो उनका समेशन ही आपको बताना है। क्लियर हो रही है बात? अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो बहुत आसान है लाइन और प्लेन का, ठीक है, लेकिन हमें यहां पर इस लाइन में a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सब नहीं पता है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से पता चल सकती है? जो पहले, है ना, सेंटेंस में दी हुई है कि भाई जो ये लाइन है जिसको हमने L1 बोला है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, वो L2 के भी परपेंडिकुलर है और L3 के भी परपेंडिकुलर है। तो पहली कंडीशन दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो जब परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है उसमें हम डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन वेक्टर जो है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं? 0 कर देते हैं, ठीक है। तो L1 और L2 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 0 कर देंगे, ठीक है। तो a की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ 3a, -4a की मल्टीप्लाई होगी -1 के साथ तो +4a, और 2b की मल्टीप्लाई होगी -7 के साथ तो -14b = 0। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि भाई 7a = 14b मिल रहा है और a = 2b मिल रहा है। तो एक तो रिलेशन हमारे काम का कुछ दिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है L1 L3 के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, वो क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल, है ना। या इनसे जो डायरेक्शन वेक्टर बनने वाला होगा लाइन के लिए, उनका डॉट प्रोडक्ट 0, दोनों एक ही बात है। तो a से b की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ab, -4a से a की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4a स्क्वायर,
ठीक है, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, तो ये आ जाएगा +14 = 0। क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ पर a की जगह हम 2b पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2b इंटू b -4, a स्क्वायर की जगह क्या आएगा 4b² +14 = 0। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा हमारे पास 2b², और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है -4 × 4 16b², ये +2b², तो -14b², तो -14b² है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं -14 = में ले जाके, तो b² की वैल्यू कितनी आ गई है 1। ठीक है, और यहां से a है ना, हमें क्या चाहिए लाइंस के लिए a² b² ये सब चाहिए, a और b निकालने की जरूरत नहीं है, तो b² अगर हमें यहां से पता चल गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a² = 4b²। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो अब b² 1 है, तो a² विल बी इक्वल टू 4 के इक्वल। ठीक है, तो a² भी पता चल गया है, b² भी पता चल गया है। अब बस हमें क्या करना है, लाइन की इक्वेशन में ये सब पुट कर देना है। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो ये है x + 1 a² + b², तो a² + b² दोनों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 = y - 2 a² - b², तो a² 4 b² 1, तो माइनस करेंगे तो 3 = z -0 लिखो यार, कोई बात नहीं 1 में भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन तो पता चल गई, जिसका इंटरसेक्शन विद दिस प्लेन इज अल्फा बीटा गामा, जिसकी हमें जरूरत है। तो ये जो प्लेन है इसको मैं p = 0 बोल दे रहा हूं, और इस प्लेन को, इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्लेन है p = 0, ठीक है, और यहां से कुछ लाइन पास कर रही होगी, है ना, कुछ इस तरीके से, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो लाइन है L, इस पे एक वेरिएबल पॉइंट हम यूज कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना, लैम्डा के फॉर्म में। तो यहां पर सबसे पहले हम m लैम्डा फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट वीडियो में भी हमने ये आइडिया बार बार यूज किया है। तो यहां से अगर इसको लैम्डा के इक्वल रखे और हर एक टर्म को हम लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर दे, तो यहां से हमें m पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा 5 लैम्डा -1 3 लैम्डा +2, और ये आ जाएगा सिंपली लैम्डा। ठीक है, तो ये m पॉइंट आ गया है, वो पॉइंट जो इस लाइन पे कहीं ना कहीं वेरी कर रहा होगा, लेकिन वो पॉइंट इस प्लेन पे लाई करे, उसके लिए क्या करना होगा, ये जो वेरिएबल के फॉर्म में एक पॉइंट आया है वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, प्लेन की इक्वेशन को। तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, x - y + z = 0। ठीक है, तो यहां से हम ये जो x y z के जो कंपोनेंट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट के, वो इसमें पुट कर देते हैं, ताकि वो जो m लैम्डा कहीं वेरी कर रहा है वो इस प्लेन में जो ये पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसी पे लाई करे उस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए। ठीक है, वो लैम्डा हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो 5 लैम्डा -1 x की जगह माइनस y की जगह क्या आएगा 3 लैम्डा +2 प्लस z की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा = 0। तो देखो 5 लैम्डा -3 लैम्डा और लैम्डा, तो ये कितना आ जाएगा +3 लैम्डा। ठीक है, -1 -2, तो ये -3, तो उधर जाके 3, तो लैम्डा = क्या आ गया है 1 के इक्वल। तो लैम्डा जैसे ही 1 आया तो हमें m का कोऑर्डिनेट पता चल गया है, तो क्या आ जाएगा, देखो लैम्डा = 1 पुट कर दो, तो यहां से आ जाएगा 5 - 1 4, यह आ जाएगा 3 + 2 5, और लास्ट में लैम्डा ही है तो यह आ जाएगा 1। ठीक है, और ये जो पॉइंट था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसी को तो बोला था अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ये 4 मिला है यही क्या है अल्फा, ये जो 5 मिला है यही क्या है बीटा, ये जो 1 मिला है यही क्या है गामा। तो इनका एडिशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल्स टू कितना 4 + 5 + 1 = 10 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से हम आंसर लिख सकते हैं 10। क्लियर हो रही है बात।
तो इस तरीके से हमें, है ना, क्वेश्चंस में जो भी आइडियाज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको निकालना है। तो हमने देखा कि लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन तो निकालना बहुत आसान है। देखो छोटा सा ही प्रोसेस है, ठीक है, कि वो एक वेरिएबल पॉइंट लिख दो और वो वेरिएबल पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा तो लैम्डा आ जाएगा, वो लैम्डा को उस पॉइंट में बैक पुट कर दो तो वहां से कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस लाइन तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब की इन्फॉर्मेशन, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें अदर इन्फॉर्मेशन गिवन थी। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, जिसका हमने डायरेक्शन रेशियोज का या फिर मैं कहूँ डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से कुछ कुछ कैलकुलेशन करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, फिर लाइन में पुट कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यूज करते आने चाहिए, बाकी तो सब इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है सपोज द लाइन x माइनस 2 बाई अल्फा y माइनस 2 बाई माइनस 5 इक्वल्स टू z प्लस 2 बाई 2 लाइज on the plane x plus 3y minus 2z plus beta, then alpha plus beta is equal to। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये इस प्लेन पे लाई कर रही है, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है, और वहाँ से हमें अल्फा मिल जाएगा जो यहाँ पर यूज हो चुका है, और बीटा मिल जाएगा जो इस प्लेन की इक्वेशन में है, और हम खुशी खुशी घर जाएंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 4 मार्क्स क्लियर। तो यहाँ पर प्लेन बनाने की कोशिश करता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सपोज प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x प्लस 3y माइनस 2z प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये बीटा की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इस प्लेन पे हमारी ये लाइन लाई कर रही है। सपोज ये लाइन की जो इक्वेशन है वो L है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लाई कर रही होगी, सपोज इस तरीके से L लाइन, ठीक है। तो लाइन की हमें पता है दो कंडीशंस होती है, दो इंफॉर्मेशन हमें लाइन की इक्वेशन से मिलती है। क्या क्या, एक तो वो डायरेक्शन वेक्टर जिसके पैरेलल वो लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, सपोज इसको मैं बोल देता हूं डी वेक्टर, ठीक है, और एक पॉइंट जिससे वो लाइन पास कर रही है। तो यहां से वो पॉइंट क्या बता सकते हैं हम, ये बता सकते हैं कि भाई 2 और -2 पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है। सपोज ये पॉइंट है ए, ठीक है। अभी जो लाइन है ये प्लेन के अंदर है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये भी प्लेन के अंदर है, दैट मीन्स ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये पॉइंट हम इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करें, चलो करते हैं। तो x की जगह 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, और y की जगह क्या आएगा, ये भी 2 आएगा, तो 2 3 6, और z की जगह क्या आ जाएगा -2, और -2 ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा +4 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर, देखो -12। तो बीटा कैलकुलेट करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक है। हमने देखा कि भाई ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है, तो ये पॉइंट भी इस प्लेन पे लाई कर रहा होगा, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करना चाहिए इस प्लेन की इक्वेशन को, तो बीटा हमारा इजीली आ गया। अब दूसरा जो अल्फा है वो कहाँ से मिलेगा, अल्फा -5 और 2 वो मिल रहा है हमें इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर से। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा i -5j प्लस 2k, ठीक है, या इसके डायरेक्शन रेशियोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डी वेक्टर है इसकी खास बात क्या है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, शायद नहीं, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पर जो लाइन इस प्लेन में लाई कर रही थी, तो हमने बोला कि ये जो प्लेन है ना, वो प्लेन का नॉर्मल उस लाइन के भी नॉर्मल होगा, क्योंकि वो लाइन उस प्लेन में है। दैट मीन्स यहाँ पर भी हम वही कंडीशन लगा सकते हैं कि ये जो लाइन है ये प्लेन के अंदर है, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के भी नॉर्मल होगा, ठीक है। तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा एन वेक्टर, वो इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के, है ना, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से हम नॉर्मल वेक्टर इजीली लिख सकते हैं। क्या है इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उनको आई जे के कैप के साथ लिख दो, तो आई कैप प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है, ये हो गए हमारे पास नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो देख लो एन वेक्टर डॉट डी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। तो देखो क्या आएगा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा क्लियरली, है ना, और ये आ जाएगा -15
-4 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया है 19। क्लियर है। और यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू, अल्फा आ गया हमारा 19 प्लस बीटा आ गया -12, तो ये आ जाएगा 7 के इक्वल। ठीक है, बस इतना सही काम करना था। तो आप क्वेश्चन को देखकर घबराओ नहीं, है ना, कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। बस आपको वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको बता दें कि प्लेन में लाई, है ना, सॉरी, प्लेन में एक लाइन लाई कर रही है, तो आपको दिखना चाहिए कि जो प्लेन का और जो है ना नॉर्मल वेक्टर होगा, जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा, वो परपेंडिकुलर होंगे, जिसकी हेल्प से हमने अल्फा निकाला। और वो जो लाइन है जिस पॉइंट से वो पास कर रही है, वो प्लेन भी उस पॉइंट से पास कर रहा होगा, दैट मीन्स वो पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जहां से हमने बीटा निकाला। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको, है ना, फील होनी चाहिए क्वेश्चन में, तभी आप ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे क्वेश्चन भी कर पाओगे। अदरवाइज ऐसे, है ना, फॉर्मूला रट के या फिर कुछ, है ना, डायरेक्टली शॉर्टकट्स कुछ सीख लिए, उनसे नहीं होता है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, तभी वो शॉर्टकट्स भी आपके काम करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है इफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन P पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, एक तो इस प्लेन के इंटरसेक्शन से, सपोज दिस इज P1, और एक इस प्लेन के इंटरसेक्शन से, सपोज दिस इज P2, और बोला गया है उस प्लेन की इक्वेशन क्या है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। दिस इज द प्लेन की इक्वेशन, जिसको हमने नाम दिया है P। ठीक है, क्वेश्चन में ही नाम दिया है। फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू R, तो जो ये प्लेन की इक्वेशन है, इसमें आप देख सकते हो ए और बी अननोन है, वही फाइंड आउट करना होगा, तभी आगे क्वेश्चन होगा। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 2 -1 फ्रॉम द प्लेन P इज, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एक प्लेन और एक पॉइंट के बीच का। ठीक है, लेकिन हमारे जो प्लेन, जिस प्लेन से उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसमें अननोन है ए और बी। वही फाइंड आउट करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे हमें पता है कि भाई एक प्लेन P1 है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इक्वल्स टू 0, और एक प्लेन P2 है कुछ इस तरीके से होगा कहीं पर, सपोज दिस इज प्लेन P2 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से जो भी प्लेन्स पास करते हैं, बहुत सारे प्लेन्स होंगे, है ना, इन्फिनाइट प्लेन्स होंगे। जब हमने फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात की थी, तो उन्हीं इन्फिनाइट प्लेन्स में से एक प्लेन ऐसा है कुछ इस तरीके से कहीं पर बन रहा होगा, ठीक है, जिसकी इक्वेशन गिवन है P इक्वल्स टू 0। इन्हीं दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से पास करने वाला एक प्लेन P इक्वल्स टू 0, जिसकी इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस by प्लस 6z, और 15 को भी इधर ले आएंगे तो -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन गिवन है। इसी प्लेन से P इक्वल्स टू 0 से हमें वो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें P1 और P2 की इक्वेशन पता है, मीन्स इन्हीं के इंटरसेक्शन से तो पास कर रहा है, तो हमने फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखनी बताई थी आपको, जो बताई थी हमने कि जो प्लेन पास कर रहा होगा वो होगा P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0 से पास कर रहा हो कोई प्लेन P, और उस लैम्डा के लिए हमें क्या करना होगा, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी, क्योंकि हमें प्लेन की इक्वेशन ऑलरेडी पता है, तो जेड का कोफिशिएंट 6 पता है और कांस्टेंट हमें पता है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे, और वो यूनिक प्लेन P इक्वल्स टू 0 ये वाला वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर हम, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। चलो फिर देखते हैं P1 क्या है हमारे पास, वहां पर लिखा हुआ है x प्लस 4y और -z प्लस 7, P1 हो गया ये, प्लस लैम्डा P2 क्या है ये वाला 3x प्लस y प्लस 5z, 8 को इधर ले आएंगे -8। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो यहां से देखो लैम्डा हम यूज कर लेंगे और x का कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 3 लैम्डा आएगा, तो ये आ जाएगा x के साथ, प्लस यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से प्लस लैम्डा y के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा -1, और यहाँ से आ जाएगा 5 लैम्डा z के साथ, और कांस्टेंट में क्या आएगा देखो, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर -8 लैम्डा।
ठीक है, दिस इक्वल टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन चल रही है? ये चल रही है हमारी प्लेन पी की, ठीक है। और प्लेन पी की इक्वेशन उसने दे रखी है क्वेश्चन में, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। दैट मीन्स हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई दो इक्वेशंस आपको, है ना, एक दी हुई हो, एक दूसरे तरीके से आ गए, तो उनको कंपेयर करो, उनके टर्म्स को। तो यहां पर देखो x का कोफिशिएंट a है, यहां पर x का कोफिशिएंट 1 + 3 लैम्डा बाई, है ना, 1 + 3 लैम्डा है। तो इनको कंपेयर करेंगे, यहां पर है 4 + लैम्डा डिवाइड बाई किससे होगा? b से, y का कोफिशिएंट, और z का कोफिशिएंट क्या है? 5 लैम्डा -1, और यहां पर कितना है? 6 इक्वल्स टू, यहां पर है कांस्टेंट 7 - 8 लैम्डा डिवाइड बाई, यहां पर कितना है? -15, है ना। साइन का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ गई, इक्वेट करके इनकी हेल्प से हम लैम्डा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और लैम्डा फाइंड आउट करने के बाद, है ना, ए और बी फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर लैम्डा फाइंड आउट कर लेते हैं इन दोनों को सोल्व करके, है ना। तो एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, इन दोनों को अगर सोल्व करें हम, तो यहां से 3 से ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, और ये जाएगा 5 टाइम्स। तो इधर बचा -5 और इधर बचा 2, तो -5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इन दोनों को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? -25 लैम्डा + 5, और 2 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 - 16 लैम्डा, ठीक है। तो 16 लैम्डा इधर ले आओ, -9 लैम्डा उधर जाके ये बन जाएगा 9, तो लैम्डा कितना आ गया? -1, ठीक है। तो इन सारे के सारे इक्वेशंस को मैं दोबारा से लिखने की कोशिश कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा -1, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, यहां पर ये बन जाएगा 1, ये -1 है तो -3, तो ये बन जाएगा आपका, है ना, यहां पर लिख देते हैं, ये बन जाएगा -2 डिवाइड बाई a इक्वल्स टू, यहां पर कितना बन जाएगा? 4 - 3, तो सॉरी -1, तो यह आ जाएगा 3/b इक्वल्स टू। अब किसी भी एक टर्म में 5 लैम्डा -1/6 था जो, उसमें आप -1 पुट कर दो लैम्डा की जगह, तो यह आ जाएगा -5 -1 तो -6, और 6 से डिवाइड करेंगे तो -1। तो यहां से a और b की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट टर्म को, -1 से, तो यह आ जाएगा माइनस कैंसिल, तो a इक्वल्स टू 2, और b कितना आ जाएगा? b इक्वल्स टू आ जाएगा -3, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से a और b पता चल गया है। दैट मीन्स हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। तो अब बस क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन लिख दो। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, ये देखो, ax था ना, ax मीन्स 2x - 3y, और z के साथ कितना है? 6z -15 इक्वल्स टू 0। और इस प्लेन की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है 3, 2, -1 से। किससे? 3, 2 और -1 से, है ना। ये तो बहुत ही आसान है। सपोज ए पॉइंट से हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? बस इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करो, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -6, और ये आ जाएगा -6 और -15, ठीक है। डिवाइड बाय, मॉडुलस लगा देना है, डिवाइड बाय एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, और ये आ जाएगा 36, ठीक है। तो देखो 6 से 6 कैंसिल, ये बन गया -21, लेकिन हमें कितना लिखना है? 21, मोड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन रहा है देखो, 36 4 40 + 9 49, तो यहाँ से आ जाएगा 7। तो डिस्टेंस कितना आ गया है? डिस्टेंस आ गया है 3 फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट प्लेन। तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से ही कुछ, है ना, चीजें की जाएंगी। तो यहाँ पर फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट आपसे यूज करवा लिया है, P1 + लैम्डा P2। और जरूरी नहीं है कि ये प्लेन की इक्वेशन दी रहती, हो सकता था ये बोल देता कि ये जो प्लेन की इक्वेशन आई है ना, ये किसी पॉइंट से पास कर रही है सपोज, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर सेटिस्फाई करा देते। तो जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी हुई रहेगी उसको आप यूज करो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 103 ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू α71 is this,
देन अल्फा इज इक्वल टू। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको विजुअलाइज करना है हो क्या रहा है। तो बोला गया है कि एक लाइन है, ठीक है, उस पे फोटो परपेंडिकुलर डाला 103 से। तो सपोज ये हमारा फोटो परपेंडिकुलर हो गया है ना फ्रॉम पॉइंट 103। तो फोटो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री बन रहा होगा। ये लाइन सपोज एल है, तो 90 डिग्री जो फोटो परपेंडिकुलर है वो ये है ना 5/3, 7/3 और 17/3। क्लियर है। और ये भी बोला गया है कि वो जो लाइन है वो पास कर रही है अल्फा 7 से। तो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से वो पास कर रही है उसी में जो हमारा वेरिएबल है जो हमें फाइंड आउट करना है वही छुपा हुआ है, अल्फा 7 और 1। तो अल्फा ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, सपोज मैं इन पॉइंट्स के नेम दे दूं। लेट अस से ये ए पॉइंट है जिसका फोटो परपेंडिकुलर एम है, और सपोज ये बी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बी एम वेक्टर अगर हम ध्यान से देखें, है ना, बी एम वेक्टर अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें और ए एम वेक्टर या एम ए वेक्टर अगर हम देखें, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पे है, ठीक है, परपेंडिकुलर ही हो गई है लाइंस क्योंकि फोटो परपेंडिकुलर है एम, ठीक है। तो बी एम वेक्टर और अगर मैं ए एम वेक्टर ड्रॉ करूं तो हमारे पास जो उनके कंपोनेंट्स होंगे, है ना, उनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर्स का तो वो 0 आना चाहिए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है दोनों वेक्टर्स में। तो बी एम वेक्टर सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो हेड माइनस टेल करेंगे या फिर एम बी वेक्टर भी कर सकते हो, है ना, तो एक ही बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3 माइनस अल्फा आई कैप प्लस 7/3 है माइनस 7 जे कैप प्लस 17/3 है माइनस 1 के कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी एम वेक्टर। क्लियर है। और परपेंडिकुलर वेक्टर हम ए एम वेक्टर आसानी से लिख सकते हैं, वो भी हेड माइनस टेल करके। तो क्या करेंगे, देखो हेड माइनस टेल कर देंगे 5/3 माइनस 1 आई कैप प्लस 7/3 माइनस 0 है, ऑल राइट, जे कैप प्लस 17/3 माइनस 3 के कैप। तो ये जो कंपोनेंट्स आए ए एम और बी एम के, है ना, वेक्टर्स, तो यहां से हम लगा देंगे ए एम वेक्टर डॉट बी एम वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना, दोनों परपेंडिकुलर है। आप एम ए वेक्टर भी लिख सकते थे तो ज़्यादा फील आता थोड़ा सा, या फिर जैसे भी आप सोचना चाहे, बेसिकली परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, डॉट लेने के लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं 5/3 माइनस अल्फा, और यहाँ पर जो ए एम वेक्टर है उसका कंपोनेंट है 5/3 माइनस 1। तो अगर इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा आपके पास 2/3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से क्या आएगा, 7/3 माइनस 7 है तो यह आ जाएगा माइनस 14/3, और यहाँ पर कितना है 7/3, ठीक है। लास्ट में है हमारे पास, यहां से आ जाएगा 14/3, है ना, प्लस के साथ, और यह आ जाएगा मल्टीप्लाई में कितना 17 माइनस 9 8/3, ठीक है। बस इसको इक्वल के 0 के इक्वल पुट करना है। तो देखो यहां पर भी हम ले सकते हैं ना, तो इसको ले लेते हैं 5 - 3 अल्फा, ठीक है, ताकि नीचे 3 बन जाए यहाँ पर भी आसानी से। तो ये आ जाएगा 5 - 3 अल्फा/3। तो देखो नीचे 3 है, 3 तो तीनों में क्या करो, या तो कॉमन ले लो 9 या फिर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास 10 - 6 अल्फा, ये बन जाएगा -98, और ये बन जाएगा 112 इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतनी बात। बस यहाँ से अल्फा फाइंड आउट करना है आपको। तो देखो क्या क्या बन रहा है, ये अगर हम देखें तो ये प्लस का 112 है, ये -98 है तो +14, और यहाँ पर +10 है तो +24 को उधर ले जाओ तो -6 अल्फा इक्वल्स टू -24, दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर बस डॉट प्रोडक्ट आपका 0 है वो आपको लगाना था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को देख के, सबसे पहले उनको प्लॉट करने की कोशिश करो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो 3D ज्योमेट्री या 2D ज्योमेट्री की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये एडवांटेज होता है कि पूरे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्लॉट कर सकते हो,
ठीक है, एक रफ आइडिया ले सकते हो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्या करना है, तो वो आपको क्लैरिटी देगा आगे बढ़ने के लिए, है ना, कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 -1 4 एंड 4 -1 3 ऑन द प्लेन x + y + z = 7 इज। ठीक है, तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अब जेई एडवांस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करके कि क्या बोला गया है। तो एक तो प्लेन है हमारे पास, है ना, कुछ इस तरीके से एक अच्छा सा प्लेन होगा, जिस प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास x + y + z = 7। ठीक है, अच्छी सी इक्वेशन है, कोफिशिएंट भी बनी है सभी x y z का। तो बोला गया है कि प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स को बना के मिल रहा होगा, और किस पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, इस प्लेन पे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स होंगे कहीं पर, सपोज ये एक ए पॉइंट है ना, ये है हमारे पास सपोज ये वाला 5 -1 और 4, और एक बी पॉइंट है कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा 4 -1 और 3। ठीक है, तो यहां से मैं एक वेक्टर बना लूंगा, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में हम इजीली देख पाएंगे, लाइन सेगमेंट ही है ये, तो लाइन सेगमेंट ए बी से मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ए बी वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हेड माइनस टेल कर देंगे, 4 - 5 मीन्स -i। ठीक है, और -1 ये तो 0 हो जाएगा, 3 - 1 है ना, तो ये आ जाएगा -j। तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ चुका है। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये आ जाएगा √2, है ना, क्लियरली दिख रहा है यहाँ से। तो देखो ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, कुछ तो नॉर्मल वेक्टर होगा, वो हम देख ही लेंगे। यहाँ से नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा इसका i + j + k। ठीक है, तो प्रोजेक्शन आपको याद होगा, मैं क्लियरली बता देता हूँ। सपोज ये एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर पे, है ना, जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, ऊपर से अगर लाइट डाली जाए, ठीक है, तो इस वेक्टर पे ये कितना रिफ्लेक्शन देगा या कितना शेडो बनाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से शेडो बनाएगा यहाँ तक। तो जो ये डिस्टेंस होता है ना यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। ठीक है, सपोज इन जनरल ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, और बीच में एंगल है थीटा, तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये डिस्टेंस है, ये कितना आ जाएगा, q cos थीटा। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये एंगल पता होना चाहिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो वैसे ही जो ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, इस पे हम ऊपर से डालेंगे एक शेडो या लाइट टॉर्च, तो वहां पर कितना ये डिस्टेंस, है ना, बनाएगा, कितना दूर तक ये शेडो बनाएगा, वही जो डिस्टेंस होगा वही हमें बताना है प्रोजेक्शन, है ना। तो इन दोनों के बीच का ये जो सरफेस है और ये जो वेक्टर है, इनके बीच का अगर हमें एंगल पता चल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, एंगल जैसे ही पता चल जाएगा हम उसमें यहाँ पर q cos थीटा मीन्स ए बी cos थीटा लगा देंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोजेक्शन आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि उनके बीच का एंगल कितना है, किसके बीच का, इस प्लेन का और उस लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल। लेकिन उसके लिए हमें कुछ और चीजें करनी होगी। जैसे हमें पता होता है कि मान लो कोई लाइन इस प्लेन से पास कर रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो वैसे तो इन दोनों के बीच का एंगल ये है, ठीक है, लेकिन हम फाइंड आउट करते हैं क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर होता है, ये सपोज लाइन है डी वेक्टर, तो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं क्योंकि वो इजी हो जाता है डॉट प्रोडक्ट से। तो इस एंगल को मैं फाई बोल दे रहा हूँ, ठीक है, और जो इस डायरेक्शन वेक्टर और यहाँ पर होगा ये सपोज थीटा है। ठीक है, टोटल 90 होता है, तो फाई अगर 30 आ गया तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, उस तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से अब हमें ये जो लाइन सेगमेंट है, डायरेक्शन वेक्टर है, इसी को मैं लाइन सेगमेंट को ही यहाँ पर अगर सोचूं, है ना, कंपेयर करके, तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल बनाना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर दूं इस प्लेन का तो गलत नहीं होगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा फाई। तो हमें ये वाला कंपोनेंट, सपोज ये सी पॉइंट है,
तो AC का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अगर फाई आ गया तो हमें थीटा पता चल जाएगा, फिर हम AB cos थीटा से AC का कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। इट्स दैट सिंपल। बस यहाँ पर है ना हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो cos ऑफ फाई हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें नॉर्मल वेक्टर भी पता है इस प्लेन का, और हमें लाइन सेगमेंट का वेक्टर भी पता है, AB वेक्टर ये रहा। तो AB वेक्टर -i, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये वाला। तो इन दोनों का डॉट लेना है, तो यहाँ पर i है, यहाँ पर -i है, तो ये आ जाएगा -1। यहाँ पर j, तो j का कॉम्पोनेंट क्या है, j का कॉम्पोनेंट तो यहाँ पर 0 आएगा, करेक्ट, क्योंकि -1 और -1 है, ये k का कॉम्पोनेंट होगा, है ना। तो ये आ जाएगा -i - k, ठीक है। तो j का कॉम्पोनेंट 0 है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, और k का कॉम्पोनेंट कितना है, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, तो ये भी आ जाएगा -1, ठीक है। डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करेंगे, जो भी हमारे पास है ना वेक्टर्स है दोनों के दोनों, उनसे डिवाइड कर देंगे डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं, है ना, कोस एंगल के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा √3, ठीक है। तो कोस ऑफ फाई कितना आ गया यहाँ पर, यह आ जाएगा 2/√2 और √3। तो √2 से √2 कैंसिल, तो यह आ जाएगा फाइनली √2/3, ठीक है। तो कोस ऑफ फाई हमारे पास √2/3 आ गया। अब हमें पता है जो फाई और थीटा है वो ऐड करके 90 बनेगा, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं फाई = 90 - थीटा, ठीक है। तो यहीं पर ये पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास थीटा में ही आंसर आ जाए। तो कोस ऑफ फाई लिखा हुआ है, तो कोस 90 - थीटा लिख सकते हैं इसको, तो यह आ जाएगा √2/3, यह आ जाएगा साइन थीटा = √2/3। तो साइन ऑफ थीटा तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, कोस ऑफ थीटा टू कैलकुलेट दैट प्रोजेक्शन। तो कोस ऑफ थीटा यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है ये होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 2/3, तो कोस ऑफ थीटा आ जाएगा 1/√3। क्लियर हो रही है बात। तो कोस ऑफ थीटा हमें पता चल गया है, ये मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही था, तो √2 × रूट है ना 1/3 लिख दो, तो ये आ जाएगा टोटल √2/3, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको क्लियरली पता चल रहा है इमेज वगैरह है ना कैसे करना है, प्रोजेक्शन का डेफिनेशन, प्रोजेक्शन है क्या, है ना, वो शेडो जो वो डिस्टेंस बनाता है वो वेक्टर उस वेक्टर पे, है ना। तो उस तरीके से आप बेसिक से जाओगे तो आप इजीली यहाँ पर कैलकुलेशन कर लोगे बहुत आसानी से, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है हमेशा कि जब लाइन और प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये वाला AB वेक्टर या फिर D वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल मिलता है, लेकिन उसका 90 - थीटा करेंगे तो वो वाला एंगल आ जाएगा जो एक्चुअली में उन दोनों लाइन और प्लेन के बीच का है, ठीक है। तो ये ध्यान हमेशा याद रखना और फिर क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जे एडवांस से पूछा गया है और ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो कॉम्प्रिहेंशन पे एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और उस पे हमारे 2 और 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता है, वो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप उस कॉम्प्रिहेंशन पे सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा लक वाली बात हो जाती है कि वो वाला चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको मिल जाएंगे। जिस स्टूडेंट ने वो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, 17 और 18 और 19, ठीक है। सेम कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन है, कंसिडर द लाइंस L1 और L2, हमारे पास 2 लाइंस हैं। इन्हीं लाइंस के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। तो जिसने 3D चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा 2018 में वो आसानी से कर लेगा। देखते हैं कितने ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। तो हमारे पास 2 लाइंस है, कुछ इस तरीके से होंगी, सपोज कहीं पे है ना इंटरसेक्ट कर रही होगी कहीं पर, तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, ठीक है। मान लो इन 2 लाइंस से हम एक प्लेन बना सकते हैं, मतलब जिस प्लेन में वो लाई कर रही होगी तो वहां से उस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, है ना, नॉर्मल वेक्टर, तो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। जरूरी नहीं वो वेक्टर यहीं से पास कर रहा हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए आपको बता दिया। ये D1 वेक्टर होगा लाइन, है ना, तो इसको मैं B वेक्टर बोल देता हूँ, वो थोड़ा सा आसानी रहेगा आपको समझना, ठीक है। तो ये हमारे पास वही है बेसिकली
डायरेक्शन वेक्टर ही है और L2 की डायरेक्शन में सपोज B2 वेक्टर है, ठीक है। B1 B2 वेक्टर कहाँ से मिलते हैं? ये जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं कंपोनेंट्स, इन्हीं के आगे आप IJK लगा दो तो यहाँ से मिलेगा B1 वेक्टर, यहाँ से मिलेगा B2 वेक्टर, क्योंकि L1 और L2 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है जहां पर x y z का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो आराम से हो जाएगा B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं उनका हम क्रॉस ले तो हमें जो डायरेक्शन मिलता है वो मिलता है उन दोनों के परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो वही हमसे पूछा गया है, परपेंडिकुलर बताना है दोनों वेक्टर्स, दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा। तो बस आसानी से यहाँ पर IJK और डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई। तो ये है 3, 1 और 2 और ये हमारे पास 1, 2 और 3, ठीक है। I के साथ क्या आएगा? देखो 3 - 4 तो -I कैप, और यहाँ पर J के साथ क्या आएगा? 9 - 2 तो यह आ जाएगा +7K कैप, सॉरी J कैप, क्योंकि ये J के साथ चल रहा है। J कैप, लेकिन जब हम J के साथ है ना एक्सपैंड करते हैं तो ये वाले टर्म के साथ माइनस आता है तो ये आ जाएगा माइनस, और K कैप के साथ आ जाएगा 6 - 5 सॉरी -1 तो +5 और ये आ जाएगा K कैप। तो ये तो आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर, लेकिन क्या बोला गया है? यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो बस इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना होगा आपको? इस नॉर्मल वेक्टर का सबसे पहले कितना मैग्नीट्यूड है वो देख लो। तो यहाँ से आ जाएगा 1 -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो नॉर्मल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया? देखो यहाँ से हो जाएगा 50 75 रूट के अंदर, ठीक है। तो देख लो डिवाइड में क्या है? 75 तो नहीं है ऐसे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5√3, है ना, थोड़ा सोल्व करके। तो यहाँ से बस जो नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? -I - J प्लस 5K डिवाइड बाय 5√3, ठीक है। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आई थिंक B ऑप्शन मैच करेगा, करेक्ट। तो बहुत ही आसान था ये, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना था दोनों वेक्टर्स का और यूनिट वेक्टर निकाल लेना था। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? इन्फॉर्मेशन सेम ही रहने वाली है, ठीक है। यही खास बात है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस की कि सेम इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है हमेशा, है ना। उसी के बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस हैं और ये 3-3 मार्क्स के तो एटलीस्ट रहते हैं। तो आप अच्छे से, है ना, अगर 3 क्वेश्चन है तो 9 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इजीली, है ना, विच इज अ ह्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने बताया था। तो ये आपको पैरेलल लाइंस तो दिख नहीं रही है क्योंकि, है ना, प्रोपोर्शनल नहीं है ये जो इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये स्क्यू लाइंस है, उसका भी डिस्टेंस हमें पता है। तो स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस क्या होता है? D से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो आपको याद होगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, है ना, डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यही आपको बताया था मैंने, है ना, पढ़ाया था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इसमें आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि जो ये मैग्नीट्यूड है ना डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके नीचे ले जाओ, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये मैंने अलग से क्यों लिखा? तो देखो ये ध्यान से लिखा हुआ क्या है, B1 क्रॉस B2। B1 क्या है? जो L1 लाइन है उनका डायरेक्शन रेशियो, और जो L2 लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो है B2। तो B1 क्रॉस B2 तो हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया है ना। देखो ये क्या किया हुआ है, एन वेक्टर इज B1 क्रॉस B2, तो हमें ये दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी अच्छी खास बात होती है कॉम्प्रिहेंशन में कि अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया, वहां से कुछ आंसर आया आपका, वो आपका आगे भी हेल्प करने वाला है,
क्लियर हो रही है बात? तो अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं बना कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको आगे दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए पूरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सभी कॉन्सेप्ट्स की। तो ये हम दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे। और बेसिकली जब हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया था तो क्या किया था, इसी से मैं यूनिट वेक्टर भी तो लिख सकता हूँ, एन वेक्टर जो ये लिखा हुआ है, तो वो क्या लिखा हुआ है, b1 क्रॉस b2, और जो आया b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट करके, है ना, एन वेक्टर ही, उसी के मैग्नीट्यूड से हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है ये बेसिकली b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ही तो लिखा हुआ है, नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बस b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो यही हमारा नॉर्मल वेक्टर है। तो जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, स्क्यू लाइंस के केस में, तो यहाँ पर जो ये कंपोनेंट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, एन कैप, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया है, ठीक है। तो बस यहां पर A2 माइनस A1, तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट एन कैप, है ना। तो A2 वेक्टर और A1 वेक्टर कहां से आते हैं, वो उन जिस पॉइंट से वो पास कर रही है लाइन, उसी का पोजीशन वेक्टर। तो ये वाली जो लाइन है, ये किससे पास कर रही है, देख के बताओ। ये पास कर रही है -1 से, -2 से और -1 से, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी किससे पास कर रही है, सपोज बी पॉइंट से, तो ये हमारे पास 2, -2 और 3, ठीक है। तो यहां से हम जो A1 वेक्टर है वो लिख सकते हैं। A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो A इस पॉइंट से जो पास कर रही है L1 लाइन से, तो यह आ जाएगा -i, पोजीशन वेक्टर हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का। और यहां से जो A2 वेक्टर आएगा वो भी लिखना आसान है, यह आ जाएगा 2i, है ना, -2j + 3k। तो A2 माइनस A1 वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो ये आ जाएगा 3i, ये तो 0 ही हो जाने वाला है, +4k, ठीक है। क्योंकि यहां पर है ना, -2 कोऑर्डिनेट है, डिफरेंस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 0 हो जाएगा। तो यहां पर d डिस्टेंस आपको अब बस फाइंड आउट करना है। d डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, जो ये एक वेक्टर आया A2 माइनस A1, उसका डॉट ले लेना है n कैप के साथ, ठीक है। तो n कैप हमने लास्ट में सोल्व किया है, -i - j + 5k, है ना। तो ये n कैप हमारा कितना है, -i - 7j + 5k, और कैप की बात हो रही है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा √75, ठीक है। तो इसी का बस आपको क्या करना है, डॉट ले लेना है। तो न्यूमिनेटर में देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 3i कैप है और वहाँ पर है माइनस, तो यह आ जाएगा -3। यहाँ पर 4k कैप है, वहाँ पे है k कैप का कोफिशिएंट 5, तो यह आ जाएगा +20, है ना। j वाला तो 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √75, ठीक है। तो d वेक्टर कितना, सॉरी ये d वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 17/√75, ठीक है। और यहाँ पर मोड भी लगा लेना, डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए। तो 17/√75, अच्छा यहाँ पर रूट के अंदर नहीं है, लास्ट में भी रूट के अंदर नहीं था, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 17/5√3, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था √75 को, तो 17/5√3 डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेम इंफॉर्मेशन हमने यूज की यहाँ पर एन कैप के साथ, और डिस्टेंस फॉर्मूला को आप थोड़ा ऐसे भी विजुअलाइज करके बस देख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट हमने पूरा डेरिवेशन किया था कैसे वो आता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। और यहाँ पर सेम कॉम्प्रिहेंशन मीन सेम जो इन्फॉर्मेशन है L1 और L2 वो सेम ही रहने वाली है। बोला गया द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 1 1 फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस पॉइंट and whose normal is perpendicular to both the lines L1 and L2। तो जो हमने n वेक्टर कैलकुलेट किया था, जो परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया था L1 और L2 के, है ना, वही उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। किस प्लेन का, मैं
प्लॉट कर देता हूं आपको। तो कोई प्लेन है ना, तो जो n वेक्टर हमने कैलकुलेट किया था है ना L1 और L2 के, वही हमारा नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन के लिए। सपोज इस प्लेन की इक्वेशन है p इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है ये भी गिवन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। सपोज यहां पर कोई पॉइंट होगा -1, -2 और -1, ठीक है। तो इन दोनों इस पॉइंट से पास कर रहा है वो प्लेन, और नॉर्मल वेक्टर हमने निकाल ही लिया है L1 और L2 लाइन के जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर है। बस हमें क्या करना है, इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है और उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट से 1 1 0 से, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखते हैं प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। उस नॉर्मल वेक्टर से हमें क्या मिलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे, है ना। तो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या आया था, देखो ये आया था हमारे पास -i -7j + 5k, ठीक है। दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, -i -7j + 5k, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर से ही काम चल जाएगा, यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन, जब वो प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या लिखेंगे, -1 x -1 + 1 हो जाएगा ये, ठीक है। मैं आपको प्लेन की इक्वेशन पूरी लिख के बता देता हूं अगर कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास a x -x1 + b y -y1 + c z -z1 = 0, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम इसी तरीके से इक्वेशन लिखते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। x1 y1 z1 क्या है, ये वाले पॉइंट्स -1 -2 और -1 है ना, जिसके थ्रू वो पास कर रहा है प्लेन। और यहाँ पर ABC क्या है, n वेक्टर के, नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा -1 x -1 होगा तो +1, ये आ जाएगा -7 y -1 तो y +2, ठीक है, प्लस c की जगह क्या आ जाएगा 5 z -1 तो z +1 = 0। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो -x -7y + 5z, और ये है -1, यहाँ पर है -14 तो -15 हो जाएगा, और ये है +5 तो -10 बन जाएगा = 0। ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करके x + 7y - 5z + 10 = 0। थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई हमारे पास, p प्लेन। अब इस प्लेन का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है किसी एक पॉइंट से, और वो पॉइंट भी गिवन है हमारे पास 1, 1, 1, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है इस डिस्टेंस के लिए, है ना। जो हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है ये तो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, स्क्यू लाइंस के बीच का। लेकिन यहां पर जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं वो एक प्लेन का p = 0 का इस पॉइंट से लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये पॉइंट इस प्लेन में रखो, सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ से आ जाएगा x y z की जगह 1 1 1, तो 1 + 7 - 5 + 1, है ना, प्लेन में पुट किया, डिवाइड बाय x y z के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, तो 1 + 49 + 25, ठीक है। तो पॉजिटिव, ओके। यहाँ पर है +10 + 8 तो 18 और -5 तो 13 और 13 और नीचे कितना है √75। तो देख लो यही आंसर है क्या कुछ, ऑल राइट। तो यस, यहाँ पर √75 ही है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको यूज करना आता ही होगा। तो जो हमने n वेक्टर फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए निकाला था, जो आंसर आया था मीन्स डायरेक्टली, है ना, वही हमने यहाँ पर यूज कर लिया है टू राइट द इक्वेशन। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन में सारे के सारे क्वेश्चंस लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो रेयरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर से नहीं, है ना। तो एक पेपर में आपको हो सकता है कि एक ही कॉम्प्रिहेंशन मिले या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉम्प्रिहेंशन मिले, तो 2 ही चैप्टर उसमें कवर होंगे। तो इस तरीके से कभी कभी ही किसी चैप्टर में मिलता है ना। लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें था, हमने दिखाया अच्छे से। तो इस तरीके से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक चैप्टर की, तभी आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। इंटरलिंक्ड होते हैं तो टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है।
बच्चों इसी के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम और भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।